जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2021 और 22 सत्र का जो है बजट आ चुका है, और जैसा ही बजट आया आप सभी को पता है कि सभी न्यूज़ चैनलों ने, किसी किसी चैनल ने अपने पोल लगा रखे हैं वोटिंग के लिए कि बजट कैसा रहा, ख़राब रहा, अच्छा रहा या एवरेज रहा, क्या रहा। तो सभी को ना, सभी ने, पब्लिक ने लताड़ लताड़ के ना ऐसा बजट दिया है सभी को कि बिल्कुल ख़राब बजट बताया इसको। और क्या क्या आया है बजट को हम किस तरह से हम समझेंगे 2021 और 22 में सरकार ने कितना पैसा कहाँ पर दिया है और बजट है क्या। तो ये चीज़ हम सारी समझेंगे जब बजट का जिक्र आ चुका है, तो लेके हिस्ट्री से बजट की और जो 2021-22 का बजट है उसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बजट शब्द का अर्थ और बजट शब्द का मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें। कैसे एक शाब्दिक अर्थ होता है और इसका अर्थ या मतलब होता है। तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका चमड़े का थैला। अब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई चमड़े का थैला लेके आएगा कभी उसमें बजट पेश, क्या है चमड़े का थैला, उसमें कुछ बजट थोड़ी ना है। लेकिन इसी तो इसका अर्थ रख दिया चमड़े का थैला, लेकिन इसका मतलब भी तो समझ में आना चाहिए भाई। मतलब होता है सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाला खर्च का जो विवरण, जो ब्यौरा होता है, उसको भी तो हम बजट ही कहते हैं। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, इसको भी हम बजट ही कहते हैं। मंत्रालय को उनके खर्च की राशि देने के लिए, यानी मंत्रालय में जैसे हमें राज्य को राशि देनी है, ठीक है, और हमें भाई इस चीज़ में हमें योजना में ज़्यादा खर्च करना है, इस चीज़ में हमें राशि देनी है, पेट्रोलियम के लिए हमें राशि देनी है, टैक्स के लिए हमें इतना बढ़ावा करना है, तो वही तो होता है सारा का सारा बजट। ठीक है, और अब की बार आपको पता है कि 2021 और 22 का जो बजट है वो जो है एक टैबलेट द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण के द्वारा। और इन्होंने एक टैबलेट के द्वारा सारा डिजिटली बजट जो है अब की बार पढ़ के सुनाया है। ये बजट यानी हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अब की बार बजट जो है डिजिटल पेश किया हुआ है। तो इसको ध्यान रखना है कि 2021 और 22 सत्र का जो बजट है उसको डिजिटल पेश किया हुआ है। ठीक है ना। और आपको जब हम बजट की बात आई गई है तो बजट की पूरी हिस्ट्री में चलेंगे, कहाँ से बजट की उत्पत्ति हुई और किसने इसको स्टार्ट किया था भारत में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों, भारत में बजट का क्या इतिहास रहा है, किसने सबसे पहले बजट पेश किया था, तो भैया ये करा था 18 फरवरी 1860 में भारत में सबसे पहले बजट पेश जेम्स विल्सन ने किया था। ठीक है, और इसे ही जो है भारत में सबसे पहले इसने जब बजट पेश किया था, तो इसी को ही हम बजट का जो है जनक कहते हैं। और दूसरी बार गणतंत्र भारत का, गणतंत्र से मेरा मतलब है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उसका अलग है, उसको हम यहाँ से देख लेंगे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है आर.के. षणमुखम शेट्टी ने किया था। यानी स्वतंत्र भारत के सबसे पहले जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे वो थे आर.के. षणमुखम शेट्टी, और इन्होंने 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया था। और उसके बाद जब गणतंत्र यानी 26 नवंबर जब हमारा 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस जो है वो लागू हो चुका था, तो उसके बाद जो इन्होंने बजट पेश किया था ये था हमारा जॉन मथाई ने जो है उसके बाद बजट जो है पेश किया था। जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, गणतंत्र दिवस हमने पहला मना लिया था, तो उसके बाद जो है जॉन मथाई ने बजट जो है पेश किया था 28 फरवरी 1950 को। तो ये हमें ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों क्वेश्चन अलग बनते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भारत की आज़ादी के बाद के हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम शेट्टी 26 नवंबर 1947 को, और गणतंत्र दिवस के बाद यानी 1950 में जो है जॉन मथाई ने पेश किया था। ठीक है, और अब बात करते हैं कि ऐसे कितने पीएम है जिन्होंने बजट पेश किया है। एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अगर फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री संसद में उपस्थित नहीं है, या वे छुट्टी पर हैं, या किसी कारणवश नहीं आते हैं और हमें बजट पेश करना है, तो भैया जो हमारे देश के पीएम है कोई भी उस समय पर वही बजट को पेश करता है। और अब तक ऐसे 3 पीएम हो चुके हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरा राजीव गांधी, और तीसरे हैं इंदिरा गांधी। और भैया ये भारत के जो है पहली ऐसी महिला है जिन्होंने बजट पेश किया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो बजट पेश किया है वो एक ही हमारे जो व्यक्ति है वो है नंबर 4 मोरारजी देसाई। इन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया है। कितनी बार किया है? टोटल 10 बार। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बजट जो है किसने अभी तक पेश किया है, तो मोरारजी देसाई ने अब तक जो है ये 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि बजट को पेश कब किया जाता है। तो भाई बजट को जो है 2017 से पहले क्या चलता आ रहा था कि फरवरी के
सप्ताह में, यानी किसी भी दिन, सप्ताह के आखिरी जो सप्ताह होता है फरवरी का, उसके किसी भी दिन बजट को जो है पेश कर दिया जाता था। लेकिन अभी 2017 के बाद यानी अरुण जेटली जी ने क्या किया था, जो उस टाइम पे फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, उन्होंने 1 फरवरी को ही बजट पेश करने का प्रावधान जो है बना दिया है। ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि बजट उस टाइम पेश करना है, तो ये तो एक नॉर्मल कॉमन सी बात है। तो उन्होंने 1 फरवरी से जो है बजट को पेश करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, बजट जो है 2021 और 22 सत्र का वो 6 स्तंभों पर टिका हुआ है, और वो कौन कौन से देख लेते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य और कल्याण विभाग के लिए सबसे पहले भारत सरकार ने इस बार बहुत ज़्यादा जोर दिया है। पिछली बार भी था, जिस तरह से मोदी सरकार ने, मोदी जी ने एक योजना लॉन्च करी थी, जैसे कि आयुष्मान भारत की शुरुआत करी थी। आयुष्मान कार्ड बने थे जिसमें एक धनराशि होती थी 5 लाख रुपए, उसी तरह का अब की बार भी मोदी सरकार ने कुछ ऐसा ही बजट पेश किया है उसी के लिए। और दूसरे नंबर पर आती है भौतिकी और वित्तीय पूंजी। भौतिकी से मतलब है कि साइंस से मतलब जो रिलेटेड होते हैं, जैसे हमारी इसरो है, DRDO है, उन सभी के लिए, या भौतिकी के क्षेत्र में अगर कोई उन्नति प्रगति करना चाहता है तो उसके लिए भी बजट पेश किया हुआ है। तीसरे नंबर पर आती है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथे नंबर पर मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। भैया वैसे ही लॉकडाउन पड़ा है, कहाँ पूंजी का संचार हो रहा है, लगी पड़ी है सबकी। तो भैया देख लेना जो भी है, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, तो संचार जैसे भी होगा 2021 में देख लेना। नवसंचार, अनुसंधान और विकास। नंबर 6 पर है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, यानी कम संस्कार और ज़्यादा शासन। कहने का मतलब ये है कि भैया सरकार कहीं पर भी हो, हमको डर के रहना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो एक कॉमन सी बात है। तो ये 6 स्तंभ है, इनको विशेष तरह से ध्यान रखना है। मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा कि वो 2021 और 22 सत्र का जो बजट है वो कितने स्तंभों में पेश किया हुआ है, तो भैया 6 स्तंभों में पेश किया है, तो इसका ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया जो बजट पेश किया है किसके लिए किया है, चलिए आइए देखते हैं किसको कितनी राशि मिली है, किस मंत्रालय को और किस विभाग को कितनी राशि दी है। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि 2021 और 22 सत्र का जो बजट है उसको जनता ने लात मार मार के ऐसा लताड़ा है कि आप हालत ख़राब है, देख सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी देख सकते हैं। देखो हालांकि जनता का अपना मत होता है, लेकिन सरकार इसमें कर भी क्या सकती है, उसको तो बजट पेश करना था, उसने कर दिया। तो चलिए देखते हैं किसको क्या क्या मिला है। तो फ्रेंड्स, बजट में क्या क्या किसको चीज़ मिली है, तो एक एक करके हम देख लेंगे इसको। तो भैया सबसे पहले क्या है कि जल जीवन शहरी विकास योजना, ये केवल शहरी विकास योजना है, जिसमें 2.86 करोड़ नए घरों को नल कनेक्शन मिलेंगे, और इसमें जो खर्च होगा 5 वर्ष ये काम चलेगा, और इसमें जो खर्च होगा 2.87 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिसमें कि आपको पता चल गया है कि शहरी घरों के लिए ये नल कनेक्शन होंगे। और दूसरे नंबर पर आती है सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान। भैया इन दोनों को मिलाकर मर्ज कर दिया गया है, इन दोनों को एक कर दिया गया है, जिसका नाम होगा मिशन पोषण 2.0, ठीक है। और ये सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम क्या होता है कि आपने देखा होगा कि गांव में, शहरों में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, आंगनवाड़ी जो होते हैं, उसमें जो आशा होती है, जो महिलाएं, शहर की, गाँव की जो महिलाएँ होती हैं, उनको जो है ये सप्लीमेंट्री, जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं, उनको ये पोषण देने का काम करती हैं, जो भी उनका खाद्य पदार्थ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ केयर से बढ़ावा, हेल्थ सेक्टर में बढ़ावा, स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी, और भैया 6 वर्ष में 64,180 करोड़ रुपए का खर्च इसमें होगा, जिसमें कि 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए जाएंगे और 75 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जिस तरह से हम हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ से मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, सेम वही सिस्टम है, प्रोसेसर है, इसको आप देख लेंगे। और ब्लॉक में भैया 602 नए, ब्लॉक में 602 नए क्रिटिकल अस्पताल बनाए जाएंगे। जैसे कि पता होगा कि गांव में या शहरों में कई क्षेत्रों को या कई गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक बना दिया जाता है, और उसी ब्लॉक में 602 नए क्रिटिकल अस्पताल, या क्रिटिकल को आपको पता होगा कि आपातकालीन स्थिति में जो अस्पताल कार्यक्रम करते हैं, इसमें ये सभी आपातकाल वार्ड होंगे, सभी इसमें दवाइयाँ मिलेंगी आपको जो आपातकाल से संबंधित होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है भैया 11,41,676 करोड़ रुपए का स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर खर्चा होगा। स्वच्छ भारत मिशन का मतलब है कि नदियों की सफाई और जो पर्यटक स्थल हैं उनकी साफ़ सफाई, गांव की, शहर की, सबकी साफ़ सफाई से ये संबंधित होगा, ठीक है। इसमें खर्च होगा 11,41,676 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। तो भैया अभी देख चल रहा होगा कि कोविड वैक्सीन चल रही है, अफवाहें चल रही है, मिथ चल रहे हैं, या जो भी है वो आप देख लेना।
न्यूज़ दिन भर दिन आती रहती है कि कोविड वैक्सीन से लोगों की मृत्यु हो रही है, कुछ भी ऐसा। हालांकि भारत सरकार इस पर ध्यान दे रही है। इस अफवाह से बचने के लिए भारत सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है। तो भैया ये कोविड वैक्सीन है, और इसे जो है कोविड वैक्सीन को आपको पता होगा कि कोवैक्सीन के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी है, और बाहर दूसरे देशों को भी इसको जो है भेजा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2021 डिजिटल होगी। तो भैया जनगणना 2021 जो है वो डिजिटल होगी। आपको पता होगा कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है, और इसमें भी काफ़ी खर्चा होगा क्योंकि ये डिजिटल ही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। कि जो आपके कॉमर्शियल वाहन होते हैं, जो पीले नंबर की प्लेट होती है, जैसे बस, ट्रक या टैक्सी वगैरह जो होती हैं, उनकी जो उम्र मैं एक तरह से कह सकता हूँ वो 15 वर्ष होगी। और भैया जो आपके पर्सनल वाहन है, जैसे बाइक है, आपकी पर्सनल कार है, जो वाइट प्लेट की होती है, उनकी जो उम्र होगी या लाइफ होगी वो होगी 20 वर्ष। और भैया 20 वर्ष के बाद इनको अनफिट करार कर दिया जाएगा, यानी आपको इन्हें स्क्रैप में बेचना पड़ेगा। हालांकि गांव में आपको पता है कि खेतों में काम आती है, और बस यही अपना चलता रहता है जब तक वो बिल्कुल कबाड़ा ना हो जाए। ठीक है, चलिए। शहरों में इसका असर कम देखने को मिलता है, गाँव में ज़्यादा। तो नंबर 4 पर आती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निर्माण। तो भैया 4 नेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। वायरोलॉजी आपको समझा देता हूँ, जिसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी चल रहा है ना कोरोना वायरस, और भी नए वायरस, तो सभी वायरसों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। आगे पता नहीं अभी चाइना क्या क्या और भेजने वाला है, तो इसको ध्यान रखना। वायरोलॉजी कितने नेशनल इंस्टीट्यूट होंगे? 4 खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया रेलवे के लिए राष्ट्रीय खेल योजना 2031 लागू की जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भैया। रेलवे के लिए खेल योजना क्या है समझ लीजिए। अगर किसी को नहीं पता है तो MS धोनी मूवी है, उसको जाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा कि रेलवे के लिए क्या खेल का प्रावधान रखा गया है। तो 2031 लागू किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 से ज़्यादा नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि सैनिकों के बच्चे, और क्या होता है कि एक सर्कल एरिया होता है जिसमें सैनिक स्कूल लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर होते हैं, और बेचारे हमारे सैनिक जैसे कोई गांव से होता है तो शहरों में स्कूल होते हैं। तो भैया 100 से ज़्यादा नए स्कूल खोले जाएंगे, पास में खुल जाएगा, तो वहाँ उनके बच्चे पढ़ लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेह में नया केंद्र विश्वविद्यालय खोला जाएगा, यानी लेह में यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। ये बेचारा जब जम्मू कश्मीर राज्य में था तो ये काफ़ी दिनों से मांग कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। तो भैया अब UT बनाया तो विश्वविद्यालय तो बनेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन पार्ट के लिए 2.5 कस्टम ड्यूटी। भैया आधे लोग समझ रहे हैं कि भैया फ़ोन महंगे हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं समझा देता हूँ कि मोबाइल फ़ोन से संबंधित कोई भी गैजेट है, कोई भी आप एसेसरीज मंगा रहे हैं या फ़ोन स्मार्टफोन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी इंडिया से अलग किसी और दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो भैया उस पर 2.5% कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि कस्टम ऑफिसर इन चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी छोड़ देते थे केवल स्पेयर पार्ट पर, लेकिन अब इस पर भी 2.5% देना पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भैया मंगाना है या नहीं मंगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमोकल वैक्सीन की सुविधा। तो भैया न्यूमोकल वैक्सीन मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। न्यूमोकल वैक्सीन केवल अभी 5 राज्यों के पास थी, लेकिन जब बजट बना है तो भैया पूरे देश में इसका वितरण किया जाएगा। इससे होता क्या था कि जो शिशु, जो बच्चे पैदा होते थे, जिस तरह के हमने देखा है कि कई बार इसमें किसी को फालिस पड़ जाता था, किसी को कोई वायरस हो जाता था, और भैया जैसे कि हमारे यहाँ पोलियो की बीमारी चली थी, उस तरह के वायरस से बचने के लिए, इन सभी से बचने के लिए न्यूमोकल वैक्सीन लगाई जाती थी। तो भैया ये 5 राज्यों के पास थी, अब सभी के पास हो जाती थी, जिससे क्या होता था कि 50,000 बच्चे हर वर्ष क्या होता था कि उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो भैया इसके आने से शायद उनकी मृत्यु नहीं होगी, तो बहुत अच्छी बात है। सरकार कहते हैं कि यार कुछ काम नहीं कर रही है, तो बहुत अच्छे काम कर रही है, देख लो आगे भी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत भैया कर दी गई है, और ये 5 वर्ष में 1,41,678 करोड़ रुपए का इसमें खर्च होगा। तो भैया मेरे एक बात समझ में नहीं आई, ये शहरी स्वच्छ मिशन भारत और ये स्वच्छ भारत मिशन, तो आप समझ लेना इसको जैसे भी है। तो इसके लिए अलग से इन्होंने पॉलिसी बनाई है। आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए 2217 करोड़ रुपए का बजट बना है। तो भैया वायु प्रदूषण से बचाने के लिए, हालांकि बजट कितने का ही बना लो, अगर प्रदूषण होना है तो भैया होगा ही, कोई बचा नहीं सकता उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च होगी। तो भैया ये समझ लेना, टेक्सटाइल से गांव के लोग समझते हैं भैया ईंट पत्थर का पार्क बनाया जाएगा, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। टेक्सटाइल से संबंधित होता है भैया कपड़ा।
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। कपड़ा, मेगा इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि बहुत बड़े स्तर पर भारत में जो है कपड़ा बनाया जाएगा। और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि भारत बाहर से इंपोर्ट करता है, तो भैया कपड़ा बनेगा तो एक्सपोर्ट भी करेगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी पे भी असर पड़ेगा। बाकी आप समझदार हैं। तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे और भैया 3 साल में 7 नए पार्क बनाए जाएंगे, जिससे होगा क्या, बड़े पार्क होंगे यानी बड़ी कंपनियां होंगी, मजदूरी मिलेगी लोगों को, अधिक से अधिक इसमें मजदूर लगेंगे और एक्सपोर्ट भी अधिक से अधिक होगा, जिससे क्या होगा, जीडीपी में सुधार आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवहन मंत्रालय के लिए 1.18 लाख करोड़ जो है इनको दिए जाएंगे कि भैया घाटे में चल रहा है, इसको घाटा पूरा करो, आगे आने वाले साल में फिर घाटा दो, फिर हम देंगे, फिर पूरा कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेट्रो के लिए 11,000 करोड़। भैया देखा होगा आपने, एनसीआर में चल रहा है अपना, मेरठ से मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में तो हालांकि लॉन्च हो चुकी है, तो इसके लिए भी दिया गया है। और इसमें 2 तरह की मेट्रो बनाई जाएंगी, 2 तरह की मेट्रो का जो है इसमें प्रावधान दिया गया है। तो भैया 11,000 करोड़ का ये बजट बना दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे के लिए 1.10 लाख हजार करोड़। तो भैया ये लाख है, ये 1,10,000 करोड़ रुपए मेक इन इंडिया के लिए। तो भैया ये मेक इन इंडिया के लिए रेलवे को दिया गया है। हालांकि रेलवे मेक इन इंडिया के तहत भारत सरकार कुछ रेलवे को प्राइवेट करने वाली है, तो ये मेक इन इंडिया में ही जुड़ेगा, ध्यान रखना इसको। 1,10,000 करोड़ रुपए इनको दिए जाएंगे। हालांकि जो घाटा है भैया पूरा करो, फिर घाटा दो, फिर हम देंगे, फिर पूरा कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़ रुपए भैया दिए जाएंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। 2022 में 8500 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा, इसके लिए भैया खर्च दिया जाएगा। हालांकि ये राज्य सरकार को दिया जाता है, केंद्र जो है राज्य सरकार को देता है, अपने अपने राज्य में जो है निर्माण करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ रुपए का खर्चा भारत सरकार देगी इसे बनाने में, जो भी खर्च होगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारे हमें फ़ायदे होंगे, पोर्ट बनेंगे, कॉरिडोर बन जाएगा और यहाँ पे बहुत सारी हमें जो है आयात निर्यात में सुविधा और आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ नए परिवार जोड़े जाएंगे। तो भैया इसमें 100 नए शहर जोड़े जाएंगे। किसी को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिला है तो भैया अब की बार फार्म भर लेना, मिल जाएगा। और हालांकि ये ज़्यादातर क्या होगा, इसमें नए शहर 100 नए शहर जोड़े जाएंगे। भैया हमें तो मिल चुका है, आप अपना देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सरकार काम नहीं कर रही, कुछ दे नहीं रही। भैया दे तो रही है गैस सिलेंडर यार, और क्या चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो इरिगेशन के लिए, तो भैया ये माइक्रो इरिगेशन क्या है, ये एक फंड होता है और इसमें जो है अब की बार 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। ये मैं आपको समझा देता हूँ। माइक्रो इरिगेशन क्या है, ये किसानों से संबंधित है। सूक्ष्म सिंचाई के साधन के लिए 5,000 करोड़ रुपए किसानों को या विभाग को, किसान विभाग को दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनाए जाएंगे। भैया ये एसटी जो बेचारे अपना जीवन व्यापन जो है बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से करते हैं, जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, आपने देखा होगा, जो बहुत गरीब परिवार से होते हैं, जो एससी कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके लिए 750 नए एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनाए जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना। आदिवासी इलाके कहाँ पर है, कुछ एमपी में भी हैं, अंडमान निकोबार है, द्वीप समूह है, उनमें ज़्यादातर ये जाति पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15,000 करोड़ से अधिक स्कूलों में सुधार किया जाएगा। आपने देखा होगा, ज़्यादातर मैं गांव की स्थिति बता देता हूँ आपको। स्कूलों में क्या है, किसी में डेस्क नहीं है, बेचारे बच्चे क्या होता है हाथ में ना कट्टा लेके जाते हैं बैठने के लिए, बेचारे वहाँ जाके फर्श वर्श बिछा के आराम से बैठते हैं, लेकिन उनको बैठने के लिए डेस्क नहीं मिलती, बेंच नहीं मिलती। तो उसी के सुधार के लिए 15,000 नए स्कूलों के सुधार के लिए भैया फंड बना दिया गया है। हालांकि पता नहीं कब सुधार होगा, ये भी देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, यानी डिजिटल पेमेंट को सरकार इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, जिसमें हमें 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। तो भैया ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए का डिजिटल पेमेंट के लिए प्रमोट करने के लिए इसको जो है सरकार ने बांट दिया है। ठीक है, चलिए ये तो थी मोटी मोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, और बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो भैया अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और भैया नहीं लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।